ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आप सबकी दुआएं लेकर हम सबसे पहले काठमांडू पहुँचे। वहाँ पे तो हमें बहुत ही जैसे समझो अच्छा लगा, सुख का अनुभव जिसको कहे। जैसे हर जगह हम शांति का अनुभव करते हैं, पर वहाँ पे शांति के साथ साथ एक सुख की महसूसता भी हमने किया। जैसे कहीं हमारे वहाँ पे आते हैं पार्टियाँ तो क्या कहते हैं कि यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छा लगा, बहुत शांति लग रही है। वैसे सुख और शांति दोनों की महसूसता होना वो भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमें सतयुग में भी जाना है। दूसरे दिन वहाँ पे जो शीला दीदी थी उन्होंने शरीर छोड़ा था, उसका भोग था। वैसे वो लोग 45 दिन तक भोग लगाते हैं हर रोज। तो राज दीदी ने जब भोग लगा के उठे तो बस इतना ही सबके साथ कहा, ऐसे इशारा करके आत्मा का पाठ पक्का कराया। हमें भी आत्मा, आप भी आत्मा, बस शिव बाबा को याद करो, उनके पास जाना है। जिसके पास जाना है उसको हमें याद करना है। इसलिए तो बाबा कहते हैं ना, बाप और वर्षे को याद करो। और दिया भी जलाते हैं। तो मतलब वहाँ का हर एक की रस्म रिवाज अलग अलग होती है। तो बहुत ही अच्छा लगा। वहाँ 4-5 दिन रहे, उसके बाद हम पोखरा गए तो वहाँ पे भी इतना ही अच्छा लगा। उससे भी ज़्यादा कहो, एक घर जैसी भासना आई, बहुत ही अच्छा लगा। और वहाँ की जो परिणीता दीदी है उसने भी अपना अनुभव सुनाया कि शुरू में जब यहाँ पे मैं आई तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, और वो भी छोटे थे एकदम। और वहाँ पे बैठे बैठे क्लास कराना, मतलब कहीं जाना, क्लास कराना, प्रदर्शनी करना, कुछ भी, मतलब वही प्रोग्राम चलता रहता था। फिर बोला कि वहाँ पे कुछ चलता नहीं है तो भले आ जाओ। बड़ी दीदी ने बुलाने भेजा हमें। मैंने बोला नहीं, मैं यहीं रहूँगी और यहीं पे, क्योंकि एक परिवार ने उसको बुलाया था सेवा करने के लिए। फिर बोले कि वहीं रहे। फिर सुरेंद्र दीदी जो वहाँ की बनारस में रहते हैं, वो भी ट्रांस में जाती है। तो बाबा ने कहा कि पोखरा में तो बहुत ही अच्छे अच्छे फूल खिलने वाले हैं। तो अभी देखो उसके बाद कितना सारा नज़दीक नज़दीक में, दूर दूर में कितना सारा सेंटर। और वहाँ पे देखो तो 100 से 150 स्टूडेंट, इतना। और इतनी सी छोटी जगह में कितना बड़ा बड़ा, मतलब अच्छा, मतलब उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था की है। और सब जगह 2-2 हॉल, मतलब बहुत ही अच्छा सुंदर। वहाँ पे जो एटमॉस्फियर था वो भी बहुत ही अच्छा था। और जो वहाँ का सेंटर का भी जो वातावरण था वो भी बहुत ही अच्छा था। तो बहुत ही अच्छा लगा। बाकी तो दीदी पूरा बताएगी, सब कुछ समाचार दीदी दे देगी। ओम शांति। ओम शांति। आप सबकी दुआएं लेकर हम पहुँचे और आप सबकी दुआएं लेकर हम वापस आ भी गए, है ना। लेकिन जैसे लगा कि 10 दिन की हमारी ट्रेनिंग थी, हम ट्रेनिंग में गए थे। वैसे भी ट्रेनिंग तो थी। यहाँ से जब हम काठमांडू पहुँचे तो 2 दिन 250 टीचरों की ट्रेनिंग थी। नेपाल के जितने भी केंद्र हैं 2 पार्ट में बटे हुए हैं, वेस्ट और ईस्ट, है ना। तो एक का संभालती है राज दीदी और दूसरा संभालती है सुरेंद्र दीदी। और सुरेंद्र दीदी बनारस में रहते हैं। जो बताया कि पहले से उसका संदेशी का भी पार्ट था, संदेश लाना जाना। और बहुत बड़ा विस्तार है नेपाल में। और अभी जो पोखरा है सब कुछ संभालते हैं तो सुरेंद्र दीदी संभालते हैं।
दीदी वहाँ बनारस में रहते हैं। तो पहले काठमांडू में 2 दिन की ट्रेनिंग थी। उस ट्रेनिंग के अंदर विशेष तो अधिकारी गण है, जहाँ जहाँ गवर्नमेंट के स्कूल, कॉलेज, गवर्नमेंट सेक्टर, सब जगह कैसे सेवा करनी, उसके लिए बहुत अच्छे टॉपिक्स निकाले थे। और हमारे साथ जो भी थे मेजॉरिटी ट्रेनिंग देने वाले थे बहनें और भाई। बहनें ही थी मेजॉरिटी, तो दीदी आई थी। तो सवेरे 10 बजे से 4 बजे तक ट्रेनिंग, क्योंकि वहाँ भोजन का टाइम सवेरे 10 बजे, शाम को 5 बजे। पहाड़ी एरिया है, इसीलिए रात को कोई नहीं आता है वहाँ, सब बंद। जल्दी सो जाना, जल्दी उठ जाना, है ना। तो ऐसे वहाँ की रिवाज है, रस्म है। तो बहनें भी दूर दूर से आती है तो 4 बजे छोड़ देना पड़ता है उसको। और तीसरे दिन कॉन्फ्रेंस थी, तो 1000 लोग आए थे। ऑडिटोरियम रखा था वो लोगों ने, लेकिन ऑडिटोरियम भी पैक था। और 3 घंटे की कॉन्फ्रेंस में बीच में से कोई उठेगा नहीं। वहाँ का एक डिसिप्लिन बहुत देखा हमने, कि चाहे क्लास हो चाहे कुछ भी हो, वो डिसिप्लिन में ही चलेंगे, उठना नहीं है बीच में से। हर जगह वंडरफुल लगा हमको। तो एक बहुत बड़ी बात देखी हमने। और फिर 2 दिन तो साइड सीन था, और साइड सीन में साथ साथ में हमको एक दिन नगरकोट का रिट्रीट सेंटर दिखाने ले गए। बीच में एक सेंटर आता था, वहाँ ले गए। दूसरे दिन के साइड सीन में भी दूसरा एक रिट्रीट सेंटर है और दूसरा एक सेंटर है, वहाँ ले गए। तो मेजॉरिटी कहते हैं ना कि तीर्थ स्थान पर घूम के आए हम लोग। वहाँ के स्टूडेंटों की भी खासियत है कि 6 बजे सभी पहुँच जाते हैं। 6 से 6:30 योग रहेगा, 6:30 से 7:30 मुरली रहेगी, और 7:30 से 8 वापस योग रहेगा। ऐसे वो लोग करते। कोई जो नहीं भी पहुँचे मॉर्निंग में कुछ कारण से, तो पीछे जल्दी जो आए हैं वो भी बाद में योग करेंगे, और जो थोड़ा लेट आए वो भी योग करेंगे 8 बजे तक। और जब हम लोग पहुँचे तो हमारा स्वागत सम्मान ત્યાં बहुत होता है, हमारे से ज़्यादा होता है। तो शांति से एक एक वक्ताओं को सुनेंगे, क्योंकि उसका क्लास मेजॉरिटी नीचे पट पर ज़्यादा होता है, साइड में कुर्सियाँ कम होती है। हाँ, आगे का आधा पट और पीछे कुर्सियाँ ऐसे। तो आगे बहनें बैठती है, भाई बैठते हैं, और पीछे जो नहीं बैठ सकते वो ऊपर बैठे। लेकिन समझो 6 बजे से आए तो 9 बजे तक कोई भी हिलेगा नहीं, नीचे वाले भी नहीं, ऊपर वाले भी नहीं। सुनते रहेंगे, क्योंकि 45 डेज भोग लगा शीला दीदी के निमित्त। शीला दीदी और राज दीदी बचपन से ही ज्ञान में चलते, और मम्मा बाबा की पालना ली है। फोटो भी हमने देखा, एक का मम्मा के पीछे फोटो, एक का बाबा के पीछे फोटो। तो और शीला दीदी का बाद में एक्सीडेंट हुआ था, तो एक्सीडेंट में उसका यहाँ से सेंस चली गई थी। 35 साल वो बेड पर थे। कितने साल? 35 इयर्स बेड पर रहना। जो भी आएंगे स्माइल करेंगे, हंसेंगे, हाथ में हाथ लेंगे, लेकिन बहुत पुरानी आत्मा बाबा मम्मा के साथ बैडमिंटन खेलने वाली है ना। तो बाबा मम्मा हार जाती थी, बाबा जीत जाता था। तो शीला दीदी बाबा के साथ होती थी, राज दीदी मम्मा के साथ होती थी। तो मम्मा जानबूझ के हार जाती थी बाबा को जिताने के लिए, है ना। तो राज दीदी बोले शीला दीदी हमेशा जीत जाती थी। हाँ, तो देखो 35 साल तक बेड में रह के उन्होंने सेवा की। लेकिन राज दीदी ने बताया कि जिस समय उन्होंने शरीर छोड़ा और जब वहाँ हम लोग पहुँचे, इतनी भीड़ थी, बोले इतनी भीड़ थी कि सारा नेपाल उसके पीछे था। अब देखो उस आत्मा की स्थिति क्या होगी, ये हमने सोचा। और लास्ट 3 दिन तो उस आत्मा का भोग भी हमें खाने को मिला। और रोज 45 डेज टीका दिया, सबको फूल दिया, टीका दिया चंदन का। लेकिन जब ब्रह्मा भोजन रखा लास्ट में 45 डेज में,
तो उस दिन लाल टीका, क्योंकि वहाँ लाल टीका का महत्व है, लाल टीका देते हैं, समझे। तो फिर उस दिन लाल टीका दिया। तो इतना प्यार से एक लोगों के बीच में स्नेह बहुत होता है, बहुत स्नेह, इतने प्रेमाळ होते, इतने मायाळु होते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसी भी कोई दुनिया है, ऐसी भी दुनिया है जिसका हम साक्षात्कार करके आए। चाहे वहाँ की निमित्त बहन देखो, बहनें देखो, वहाँ के समर्पित भाई देखो, वहाँ के स्टूडेंट देखो, सचमुच ऐसा लगता है जैसे यहाँ ही सतयुग है, यहाँ ही सतयुग है। इतने भोले भाले और एक दूसरे के लिए क्या करें हम, तो कितना मन पवित्र रखा है वो धरनी वालों ने अपना, के बात मत पूछो। बहुत भावना, बहुत सेवा की भावना, बहुत, इतनी सेवा टू मच करते हैं वो लोग, हम नहीं कर सकते। हम 10% है उसके सामने, वो हम देख के आए 10%। इतना हम करते हैं ना सेवा, तो भी हम कहते हैं हम 10% है, 90% हमारे से वो आगे है। ऐसा देखा हमने, मैं तो सच बताती हूँ। वहाँ से हम पोखरा गए, पोखरा में भी हम सीधा एयरपोर्ट पर हमको लेने के लिए आए। वहाँ भी तिलक गले में, वो लोगों का खास स्पेशलिटी है गले में डालना, जो हमने फ़ोटो में भेजा था। हाँ, और फिर वहाँ सेंटर गए तो वापस स्वागत। हाँ, और फिर बाबा के कमरे में, फिर रिसेप्शन में जाके बैठे इतना प्यार से, और वहाँ गए तो सारी प्लेट्स भी नाश्ते की थोड़ी थोड़ी आ गई। हाँ, और फिर फटाफट सबको कमरे दिए। और फिर वहाँ भी दूसरे दिन ट्रेनिंग चली, वहाँ भी 250 बहनों की ट्रेनिंग हुई। अब सोचो, ब्रह्मा कुमारी बहनों की। और एक दिन कॉन्फ्रेंस हुई तो वहाँ भी हॉल छोटा था, तो 350 अधिकारी राइट 2 बजे सब आ गए। 2 से 5 की कॉन्फ्रेंस थी, 5:20 6 हो गया लास्ट में, एक भी उठा नहीं। हमने बोला ऐसे इतने अधिकारियों को आप कैसे बुला सकते हो? मेरे से रहा नहीं गया तो मैंने पूछा। उन्होंने बोला कि हमारे बहनें और हमारे भाई बहन एक एक के पास जा कर के इनविटेशन कार्ड देते हैं उसके नाम का। तो यहाँ का रिवाज है कि अगर आपको पर्सनली कार्ड मिलता है वो आएंगे। तो मैंने बोला कौन कौन थे? तो कि गवर्नमेंट के सारे टॉप, फिर स्कूलों के प्रिंसिपल, 100-125 स्कूल है, सभी के पास हम गए थे। और तीसरा कुछ बताया हमको, तो बोले कि इस रीति से हम लोगों ने सेवा की, तो सब टॉप लेवल के सीनियर्स ही आए थे, मैनेजमेंट वाले। और कितने दिन में सेवा पूरी की? 1 वीक के अंदर तो सबने सेवा समाप्त कर दी। बोले जाकर के आए, दिया। और हमारे जाने से पहले ही वो लोगों ने आयोजन किया था वहाँ के, जैसे यहाँ के राष्ट्रपति को मिलना है, उपराष्ट्रपति को मिलना है, तो हम वाइस प्रेसिडेंट और डिप्यूटी प्रेसिडेंट दोनों को वहाँ मिले। और वहाँ चीफ जस्टिस किसको बुलाया था पोखरा में, तो उनको भी बहुत उसने कोर्स किया है और बहुत अच्छी तरह से वो भी बोला। और वो भी 3 घंटा शांति से स्टेज पर बैठा, 2 से 5:15 5:20 तक बैठा। उसके बाद वो उठा, नाश्ता किया, फिर गया, उसकी युगल के साथ आया था। तो हमें लगा कि वहाँ सरकार भी इतनी सपोर्ट करती है, इतनी सपोर्ट करती है। और बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर, बड़े बड़े सेंटर और लीज पर ले लेते हो लोग, अगर खरीद नहीं सकते तो लीज पर, रेंट पर लेते हैं, गवर्नमेंट को रेंट दे देते हैं। और वहाँ भाई बहनें इतना पुरुषार्थ करती है कि लेटर लिखना, ड्राफ्टिंग करना, मेयर को मिलना, मंत्रालय को जाके मिलना, 40 लाख 50 लाख 90 लाख ग्रांट ले आते हैं सेंटर बनाने में। अभी हमको लिफ्ट बनानी है, रूफ बनाना है, तो वहाँ की पोखरा की बहन ने बोला कि हम गए, सब कुछ मेयर के पास से 40 लाख लेके आए, और मंत्रालय के पास से हमने 54 लाख लिफ्ट का और रूफ का पास कराया। टेंडर होता है, फिर वो लोग ही करके देते हैं, आपको जैसा चाहिए उस अनुसार, फिर वो लोग ही पैसा चुका देते, वो संस्था में नहीं दे सकते हैं ऐसे। लेकिन बहुत सब पुरुषार्थ करते हैं। जहाँ कॉन्फ्रेंस रखी थी पोखरा में, वहाँ एक इंजीनियर भाई था, मीटिंग का
मेंबर, जैसे आप लोग मीटिंग में जाते हो ना, अरविंद भाई, पंकज भाई जैसे जाते हो, वहाँ एक भाई था, ऐसा ही मोटा सा था, बोलते मैं इंजीनियर हूँ, मैं मीटिंग का मेंबर हूँ, लेकिन ये पूरा कंस्ट्रक्शन करने की जिम्मेवारी मेरी है। तो डिजिटल स्टूडियो बना रहे हैं, तो एक कोई कट्टर विरोधी था, उसको भी पालना देते देते उसके पास 90 लाख ले आया वो। मैं तो सोच में पड़ गई, उसके पास बैठ गई, उसका नंबर लिया, बोले हम तो डिजिटल म्यूजियम बनाने वाले। मैंने बोला डिजिटल माना क्या? 9D 7D ऐसा रिसर्च कर रहे हैं ना, अभी तो कंस्ट्रक्शन हो रहा है हमारा 10,000 स्क्वायर फीट का, लेकिन एक मैं इंजीनियर हूँ ना, बोले तो कंस्ट्रक्शन की और फाइनेंस लाने की दोनों जिम्मेवारी मेरी। तो मैंने बोला आपकी दीदियाँ नहीं करती? नहीं 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 नहीं, दीदियाँ तो पालना देवे सबको, ये हमारी जिम्मेवारी है बोले। तो मैंने बोला कितने में तैयार होगा? 5-6 करोड़ होगा, ले आएंगे हम कहाँ से भी। सोचो, एकदम साधारण इंजीनियर हूँ, कोई उसको मान नहीं, सान नहीं, न स्टेज पर बुलाया, कुछ नहीं, लेकिन भावना कितनी कि मेरे बाबा के घर को मुझे सजाना है, मुझे करना है। तो वहाँ जो भाई लोग हैं ना, अपनी स्किल के अनुसार इतनी अच्छी सेवा करते हैं, अरे बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर बना देते हैं। आप सोचो सोचो, कैसे लाना, कैसे करना, कहाँ से फाइनेंस लाना, बाबा के घर के लिए लाना, कितनी बड़ी बात है। तो ये सारा हम लोगों ने वहाँ प्रैक्टिकल में देखा, उन लोगों का सोच नहीं सकते हम। और हम जहाँ पोखरा गए वहाँ तो रिट्रीट सेंटर बन रहा है ना, वहाँ रुपणी बोलते हैं। तो रुपणी माना, एक रुपणी माना 5,500 स्क्वायर फीट। हाँ, तो एक रुपणी का भाव, 1 फुट का भाव बहुत होता है वहाँ, खरीदना मुश्किल। 8 करोड़ की ज़मीन खरीदी और 45 लाख का रिट्रीट सेंटर बनेगा। 50% हो गया, 50% है। लेकिन मैंने बोला ये कैसे हुआ? 350 भाई बहने हैं नवा बाजार के, बहुत पुराना, जहाँ परनी का दीदी रहते हैं, वही भाई बहने मिल के बना रहे हैं। तो बोलते हैं कि यहाँ के भाई बहन इतने इतने बड़े दिल वाले हैं कि मेरे बाबा का घर बन रहा है ना तो दिल से देते हैं बोले। मैंने बोला सब थोड़े पैसे वाले होते, अरे गरीब लोग भी देते दीदी, है ना, ऐसे नहीं है नहीं देते, हर एक के पास होता है, लेकिन होता है और कहाँ ना कहाँ से करवा के भी लाते, तभी तो इतना बड़ा बन सकता है। और 1 महीने में रहने लायक जगह नहीं थी, टोटल कंस्ट्रक्शन था, कोई जगह रहने लायक नहीं। फिर भी उन लोगों की भावना थी कि इतने सारे मीटिंग वाले आ रहे हैं, हम होटल में नहीं रखेंगे, उसको हम यहाँ रखेंगे। 1 महीने में वो लोगों ने 12-13 कमरा तैयार किया, 1 महीने में। रात को 12 बजे तक भी मशीन लगा के कर्टन लगाया, इससे उस अनुसार सेवा किया। और फिर 5 दिन हमको 28 लोगों की पार्टी को 3 टाइम खिलाना, झेलना कोई कम नहीं। हम तो 2 दिन में थक जाते हैं ना, पार्टी आती है, बड़े आते हैं तो, है ना। इतनी पालना, भव्य पालना किया है, ये हम सोच ही नहीं सकते। सब अथक, जगह भी नहीं थी तो बहनें बेसमेंट में सो जाती थी, क्योंकि नवा बाजार से बहनों को ट्रांसफ़र किया था, 10-12 बहनों को ट्रांसफ़र कर दिया, बेसमेंट में जाके सो जाती थी, जगह ही नहीं थी, क्योंकि हमको ही कमरे दे दिए सारे। सोचो आप। तो इसीलिए वहाँ त्याग की भावना है, समर्पणमयता की भावना है। और मेरे बाबा का कार्य हम कैसे, कोई किसी को कुछ लेने की इच्छा ही नहीं है वहाँ पे, देना 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 देना, आपको सम्मान देना है, वो इच्छा ही नहीं रखेंगे कि मैं, हमें सम्मान चाहिए, हमें देना है, हमें देना है। तो वो एक सार रूप में मैंने जो समझा कि वहाँ लेने की इतनी भी इच्छा नहीं, देने की इच्छा। एक समाज, समझ रहे मेरी बात को आप? पूरा सार क्या निकला? चाहे समर्पित है, चाहे भाई बहन है, भावना क्या रही? मुझे देना है, संस्कार ही नहीं है लेने का। आपको कोई पता ही नहीं चलेगा कि अनन्य भाई है या बड़ा भाई या वैसा भाई। हमारे तो यहाँ पता चलता है ना, इंट्रोडक्शन देते हैं ना, हमारा भाई बड़ा भाई अनन्य, कोई इंट्रोडक्शन नहीं। आपको लगेगा ही नहीं है कि कौन क्या है, वही आपको समझ में नहीं आएगा। कौन बड़ा है, कौन छोटा है, वही आपको समझ में ही नहीं आएगा। हाँ जी,
हाँ, कोई इंट्रोड्यूस नहीं, कोई सेवा का इंट्रोड्यूस नहीं। ये है वो समाज की व्यवस्था। तो इसलिए मैंने बोला कि हमने तो 10 दिन में बहुत कुछ सीखा, सचमुच। और मैंने तो आपको सार रूप में सिखाया, हम तो मॉडल देख के आए। हम आपको यही कहेंगे कि आप भी अपना कभी किसी को इंट्रोड्यूस नहीं करो, सेवाधारी बन के रहो, तो पुण्य और दुआ का खाता जमा होता रहेगा। जी हाँ, देखो वहाँ एक आर्किटेक्ट बहन है, इंजीनियर और आर्किटेक्ट। हाँ, 12 साल से समर्पित है वो बहन, समर्पित बहन। मैंने फोटो भी भेजा था ग्रुप में। 1 साल में 10 किलो वेट कम हो गया। कितना? हाँ, क्योंकि खाना पीना सबकी डिज़ाइन वो करती है, इतने बड़े बड़े भवन की। लेकिन एक बार भी उसकी दीदी ने उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया कि इतने बड़े भवन का आर्किटेक्चर डिज़ाइन उन्होंने किया है। एक बार उसको स्टेज पर भी नहीं बुलाया, ना इंट्रोड्यूस किया, कुछ नहीं। सब बहनें रहती है उसके साथ, वो भी साधारणता से ही रह रही है। लेकिन काम क्या उसका? भवन को देखरेख करना, डिज़ाइन बनाना, है ना। वो ढूंढती है किसके पास से हम धन से सहयोग ला सकते। कितनी छोटी सी डिंगली जैसी बहन है, ये शिवानी बहन जैसी लगती है हमारी। सोचो, तो बहनों में भी वही भावना है ना, और उसमें भी वही भावना। और समर्पित बहनों में भी इतना प्यार देखा हमने, सच्ची इतना प्यार कि एक ने काम किया दूसरी उठाएगी हाथ में, तीसरी उठाएगी, चौथी उठाएगी। इसलिए मैंने बोला ना, वहाँ देने का ही भाव है, ऊता तूती है ही नहीं कहीं, ना स्टूडेंट में है ना उसमें है। वहाँ वो भाव ही नहीं है, देना ही है, देना ही। कोई ऐसा नहीं कि मेरे को नाम नहीं दिया, दीदी ने मुझे बुलाया नहीं। दीदी को पकड़ा जाते हाथ में पैसे, है ना। आज मैं गई जिस सेंटरों पे क्लास कराने, वहाँ के स्टूडेंट्स भी आकर के मुझे दे जाते थे। वहाँ के 1000 रुपया, यहाँ के 1600 रुपया नहीं, वहाँ का 1600, यहाँ का 1000, है ना। तो कोई 1000 की नोट पकड़ा गया, दूसरी 1000 की आ गया, तीसरा कुछ 500, किसी को 200, ऐसे देख के चला गया। मुझे भी, उसकी टीचर को भी देंगे, मुझे भी देंगे। हाँ, तो हम क्या करते हैं, हम तो वापस ही कर देंगे ना। हम थोड़ा वहाँ से, हम तो देना चाहिए हमें तो वहाँ पे। तो वो भी दिल बड़ा। तो हर चीज़ हमने देखी कि, तो भी ऐसा नहीं कि वो मुझे मान दे, सम्मान दे, दीदी ये करे, इंट्रोड्यूस करावे, इससे बिल्कुल नहीं। बहुत बहुत अच्छा लगा। वहाँ का वातावरण शरीर को भी ठीक कर देता है, मन को भी ठीक कर देता है। मैं तो सभी को बोलूँगी एक बार नेपाल जरूर जाना, जी, है ना, जरूर जाना आप लोग, नेपाल जरूर जाना। और वहाँ जाके देखना कितना, अरे बड़े बड़े लोग जो हमको गाड़ियों में घुमा रहे थे ना, है ना, दूसरे दिन पता चला कोई इतना बड़ा बिजनेसमैन है ना। इतना बड़ा एक आर्किटेक्ट वहाँ काठमांडू में। तो जाते जाते हम बहनें पूछ रही थी कि आप ये सारा पूरा एक रिट्रीट सेंटर बन रहा है नगर कोट में, वो 4 धाम भी उसने बनाया। तो सबने बोला कि आपको टाइम कैसे निकलता है? बोलते हैं बाबा से कैसे कोई भी चीज़ खींच लेना, वो अक्ल हमने सीख ले, इसलिए हमारे पास टाइम निकलता है। कभी बहन ने इंट्रोड्यूस नहीं कराया कि नगर कोट का इसने पूरी डिज़ाइन बनाई है, आर्किटेक्ट ने। और उसको इतना दूर है, नीचे शांतिवन से आबू रोड जाए ना, इससे भी दूर है, तो भी उसको ही ध्यान रखना है, उसको ही सब कुछ करना है। वहाँ की दीदियाँ, बड़ी दीदियाँ कुछ नहीं करती है, बैठ जाती है के पालना देती है, करती, उसको कुछ नहीं करने का, कुछ नहीं करने का, न फाइनेंस का देखने का, न घर बनाने का, कुछ नहीं करने का, केवल पालना देना सबको इतना प्यार से। बस वही उसका काम, बाकी सब काम बांट लेते हैं। तो वो इतना, और फिर उसने बोला मैं बाबा का बना ना, इसके पहले इतना खुश नहीं था दीदी, लेकिन जब से मैं बाबा का बना, मैं सेवा में लगा, तो मुझे इतनी खुशी मिल रही है कि वो खुशी की कोई सीमा ही नहीं है।
तो इतने बड़े बड़े लोग हमको घुमा रहे थे, हमको नहीं पता है कि हमारे बाजू में बैठने वाला लोग कौन है। ये देखा वहाँ का, है ना, बड़ी बड़ी गाड़ी में हम घूम रहे थे। लेकिन और एक भाई जो था, इसका दूसरा भाई, दोनों भाई उस दिन सेवा में थे। 3 दिन गाड़ियों की, सवेरे से लेकर रात तक उसका बहुत बड़ा बिजनेस है, पार्ट्स का, गाड़ियों के पार्ट्स का, सब जगह, ऐसा नहीं खाली नेपाल में दूसरी जगह। तो मुझे तो यही था कि तो समर्पित भाई है, कुमार है यहाँ का। तो उसका दूसरा भाई हमें घुमा रहे थे, उसकी गाड़ी में हम था। उसका भी बहुत बड़ा मेडिकल का है, गवर्नमेंट के साथ है सब कुछ। हाँ, तो बाद में पता चला कि वो भाई उनका भाई है। तो बोले हम 4 भाई ज्ञान में है, 4 भाइयों की मिसिस भी ज्ञान में है, मम्मी पापा अभी नहीं रहे और सभी ज्ञान में चलते, हमारे बुआ फोई बहन, हमारा नेपाली 80 लोग है, 80 लोग का परिवार पूरे नेपाल में ज्ञान में चलता है, सब रेगुलर स्टूडेंट। और दूसरी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, राज दीदी ने बताया कि यहाँ कोई बांधली माता ही नहीं होती है, माताएं है ना, यहाँ पति पत्नी कोर्स करते हैं बोले और ज्ञान में चल जाते हैं। हमें किसी को कहना ही नहीं पड़ता है कि आप पवित्र बनो, तुरंत पवित्रता का, ब्रह्मचर्य का पालन ले लेते हैं। समझो कोई भाई नहीं भी चलता है तो भाई माता को छुट्टी दे देता है कि आपको जैसे चलना है वैसे चलो। तो धारणा में चलाने के लिए किसी को कुछ बोलना नहीं पड़ता है। तो कितना वो लोगों के अंदर देने की भावना होगी, तभी भी परिवार में से इतनी छुट्टी मिलती होगी, एक कितनी बड़ी बात है। और दूसरी चीज़, जब भोग में से उठते हैं, कोई आए, मेहमान आए, कुछ ने अनुभव सुनाया, सब बैठे रहते हैं। और उसके बाद सबको जब भोग में हर एक को टीका मिलता है, दीदी, बड़ी दीदी सबको टीका देती है, दूसरी बहनें फूल देती है और जल देती है, और सब नीचे जाएंगे। हमारी तरह छुट्टे में भोग नहीं मिलता है, एक विंडो होती है या काउंटर होता है, उसमें से ही भोग लेना होता है। और हर एक दृष्टि लेता हुआ उस बहन से भोग लेके जाएगा, और हर एक अपना बर्तन खुद साफ करेगा। वो मैंने वो देखा वहाँ पे कि किसी के मुंह पे आवाज़ ही नहीं। कब लोग नीचे उतर गए, कब भोग ले लिया, मौन में भोग खाया, चले गए। बड़ी दीदी बाहर बैठ जाती है ना, जिसको भी रोज मिलना है, बड़ी दीदी को जो कहना है, देना है, लेना है, वो कर लेते हैं। और वहाँ भंडारिया जरूर रखते हैं, लेकिन भोग के दिन विशेष एक बास्केट होती है। क्यों, वो पूछना भूल गई मैं भोग लिया तिलक के समय ही, सबको तिलक देते ना, उस समय उस भंडारी में उस दिन जिसको डालना है भले डाले, लेकिन वो टोपली एक होती है, उसमें हर एक व्यक्ति डालता है। वो रिवाज क्यों है वो मुझे पूछना भूल गई, रह गया कि ऐसा हर सेंटरों में मैंने देखा, हर सेंटरों में जहाँ भी भोग लगे टोपली रखेंगे, तिलक लेने आएंगे, उसमें डालेंगे, फिर जाएंगे। तो मौन की भाषा, वहाँ कोई आवाज़ ही नहीं सुना है हमने, कोई स्टूडेंटों का भी आवाज़ नहीं सुना। तो कैसे व्यवस्था वहाँ बनी हुई है मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन जो है वो, जो देख के आए वो बताया। जैसे हम नीचे उतरते होते बात करते हैं, वहाँ कोई बात नहीं करेगा। प्रांगण में भोग खाएंगे, कोई बात नहीं करेगा, भोग लेगा, चुपचाप बैठ जाएगा कुर्सी पर या खड़े रहेंगे, भोग खाएगा, बर्तन सफाई करेंगे और चला जाएगा। कैसा लगा आपको? कैसा लगा, सच बताओ। हाँ, नेपाल कभी गुलाम नहीं हुए, सही बात है। संस्कार ऐसे, राजाई क्वालिटी सबकी, बहुत शांति से चलना, धैर्य से बोलना। आपके साथ आप पूछेंगे तो भी इतना शांति से वो जवाब देंगे ना, किसी का आवाज़ बढ़ा नहीं देखा हमने। बहुत सारी बातें वहाँ लर्न करने की थी, सीख के आए। और मैं भी आपको यही कहूँगी कि आप भी अटलादरा वाले भी इसमें से कुछ हम सीखे। आपकी दीदी देख के आई, आंखों देखा अहवाल आपको दिखाया, लेकिन उसमें से हम भी आज कुछ सीखे कि आज हम, निर्वेर भाई भी बहुत रॉयल आत्मा थे, बहुत शांति से बोलते थे, आपको पता हो।